हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का 1 मार्च को, ठीक है, 1 मार्च को गणित का पेपर है। ये पेपर जो आपको करा रहे हैं गणित का वायरल पेपर है। सभी प्रश्नों को आपको कराएंगे और पेपर का सेट HY है। देखिए ये इसका पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 में जितने भी इसके बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपको पार्ट 1 में करा चुके हैं। ये इसका पार्ट 2 है। अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, जाके उसको पहले देख लीजिएगा, ठीक है। आपको सभी प्रश्नों को एकदम डिटेल में कराएंगे। एक बार यदि आप देख लेंगे तो आपको सभी प्रश्नों समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा और यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। ये इसके कुछ सामान्य निर्देश है जो आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं। आप जाके पार्ट 1 में इसके सभी सामान्य निर्देश को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप सभी को ये जितने भी बहुविकल्पी इसके प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को एकदम डिटेल में बताए हैं, तो आप पहले उसको जरूर देखिएगा। आज आप सभी को पार्ट 2 में इसके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, जैसे खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न रहते हैं ना, इन सभी प्रश्नों को एकदम डिटेल में कराएंगे। आप जितना भी पेपर आपको कराएंगे सभी पेपरों को देख लीजिए। आप बोर्ड के एग्जाम में चले जाइएगा, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाला है। बस आपको क्या करना है कि बस आपके पेपर में सिर्फ अंकों को चेंज करके ही प्रश्न बनाते हैं सभी लोग। तो देखिए आपका 70 नंबर का पेपर है, तो आप इसको देखेंगे तो 70 में 60 नंबर या कुछ छात्रों को 70 में 70 नंबर भी आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न खंड ब का है। सभी प्रश्न आप देख सकते हैं, वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे आपके। पहला प्रश्न आपका है कि सभी खंड आपको करना है, तो सभी खंड को एकदम डिटेल में कराने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न ए है, ठीक है। यहाँ पे सवाल है कि यदि दो संख्याओं का अंतर यदि 26 है तो एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। देखिए इस प्रकार से आपको हल करके बताते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है, देखिए आपको पहले ये बताते थे कि प्रश्नोत्तर संख्या लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे। पहले लिखना रहेगा खंड ब लिखिएगा। देखिए आपका हिंदी का पेपर हो चुका है, ठीक है, तो आपको प्रश्न लिखने का तरीका पता चल गया होगा कि प्रश्न कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं एक बार कि खंड अ लिखिए, खंड ब लिखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या। एक बार बस एक प्रश्न का लिख के बताएंगे, बार बार नहीं बताएंगे आपको। प्रश्नोत्तर संख्या एक एक का कौन सा भाग करें, पहला, इस तरह आप ये डाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को लगाना है। अब यहाँ से लगाना हम स्टार्ट करते हैं। आपके कॉपी पे जैसा रहेगा इसी तरह लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा हल। एक प्रश्न खूब बढ़िया से देख लीजिए, फिर इसके बाद आपको सीधे प्रश्न ही हल करवाएंगे। देखिए इस प्रकार का जब भी सवाल आएगा कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या के कितना गुना आती है, जिससे तुलना करने के लिए कहेगा उसी संख्या को माना जाता है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या से कहा है ना कि दूसरी संख्या के 3 गुना, तो यहाँ पे मान लीजिएगा कि माना दूसरी संख्या यक्स मानिएगा। क्या मानना है आपको, यक्स। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या देखिए यहाँ पे जो कह रहा है आपका कि जो दूसरी एक संख्या जो यानी कि पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यानी कि दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो 3 का गुणा करेंगे इसमें। 3 गुणा यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 यक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लिए। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नानुसार। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, प्रश्नानुसार लिखना है, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे तो देखिए क्या करना है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। तो यहाँ पे देखिए कि आपका दूसरी संख्या यक्स है, पहली संख्या 3 यक्स है, तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दीजिए। इसलिए क्या कहा, दो संख्याओं का अंतर 3 यक्स में से यक्स घटाएंगे तो किसके बराबर दिखाएंगे, इन दोनों का अंतर कितना है, 26 है, तो यहाँ पे 26 के बराबर। अब केवल इसी को हल करना है। 3 यक्स में से 2 यक्स घटाएंगे तो 2 यक्स बचेगा, 3 यक्स में से यक्स घटाएंगे 2 यक्स, यहाँ पे बचेगा 26। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 26 और बटा में ये 2 इधर पच्छानते करें, बटा में 2 आ जाएगा। तो यक्स बराबर कितना, 2 से काटेंगे कितने बार में, 13 बार में, और यही 13 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 13 आएगा, तो यहाँ पे आप इसको घेर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर लिखने का भी तरीका देख लीजिए। तो देखिए आंसर लास्ट में लिखना रहेगा, तो इस तरह लिखिएगा कि दूसरी संख्या आपको क्या है, दूसरी संख्या क्या माने आप उसी को लिखिएगा। दूसरी संख्या यक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। पहली संख्या कितना होगा, तो यहाँ लिखिएगा पहली संख्या कितना है, 3 यक्स है। तो देखिए 3 यक्स, और 3 यक्स का मतलब होता है 3 गुणे एक्स। यहाँ पे एक्स का मान कितना है, तो 3 गुणे एक्स का मान 13 है। अब गुणा कर लीजिए, 13 है ना, यहाँ पे 13 13 3 39 हो जाएगा।
तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको इसी तरह कॉपी पे पूरा डिटेल में जैसे समझाएं इसी तरह कॉपी पे लिखिएगा प्रश्नों को, ठीक है। तो इसको हल कर दिए। अब देखिए आपके सामने ये प्रश्न है, बी वाला देख लीजिए। हाँ बी वाला देखिए, ये भी आपके पेपर में 2 नंबर का रहेगा। कहा है कि यदि काट 2a बराबर 10 कोष्ठ में a माइनस 22 अंश, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आपको कैसे लगाना है, एक प्रश्न आपको लिख के बता दिए हैं तो बार बार आप नहीं लिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे केवल आप प्रश्नों को समझिए। देखिए बी वाला है ना, यहाँ पे बी वाला प्रश्न हल करना है। क्या दिया आपका, काट 2a बराबर कितना है 10 a माइनस 22 अंश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर सॉरी यहाँ पर 10 रहेगा ना, यहाँ पर 10 है। जब यहाँ पे काट लिखा है तो यहाँ पर 10, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, चाहे काट को चेंज कर लीजिएगा चाहे 10 को चेंज कर लीजिएगा, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं काट 2a की जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं 10, क्या होता है आपका 90 माइनस 2a, ये होता है आपका। और ये बराबर किसके होगा 10 a माइनस 22 अंश। ये कैसे हो रहा है अभी आपको बता रहे हैं ना, ये 22 अंश हो जाएगा। देखिए एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला को याद रखिएगा। क्या होता है कि काट जो होता है, काट बराबर होता है, काट थीटा बराबर होता है 10 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, ये होता है फार्मूला। काट थीटा बराबर होता है 10 90 माइनस थीटा होता है। देखिए काट की जगह पे हम 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए जब इस साइड भी 10 है, इस साइड भी 10 है, तो 10 से 10 आपका हट जाएगा, आपको बचेगा कितना 90 माइनस 2a, ये बराबर किसके हो जाएगा a माइनस 22 अंश के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 10 से 10 दोनों साथ ये कट जाता है, लेकिन यहाँ पर काट के दिखाया नहीं जाता, बस हटा दीजिएगा। अब क्या कीजिए, एक को देखिए 90 यहाँ पे, तो 90 कीजिए, ये माइनस इधर उठा के लाइए, प्लस हो जाएगा 22 कर लीजिए। यहाँ पर क्या है a, ये माइनस इधर आके प्लस 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए, देखिए जोड़ेंगे 22 तो 2 और 9 2 11 112 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा a में 2a जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। समझ में आ गया। अब a का मान ज्ञात करना, तो इसको 55 कर लीजिए, और 2 बटा में कितना हो जाएगा 3, ये a का मान हुआ। तो देखिए यही क्या हो जाएगा 112 बटा का 3 अंश में यही आंसर हो जाएगा। इसलिए कि आपको जो सवाल में पूछ रहा है ए का मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा, ए का मान बताइए, तो ए का मान कितना है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको केवल लिखना था। समझ में आ गया ना, एक बार सवाल को देख सकते हैं। फिर भी किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए, हम उसका जवाब आपको तुरंत पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। समझ में आ गया ना। तो चलिए देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न क्या है। देखिए अगला नंबर का प्रश्न है, इस प्रकार का तो जरूर आपके पेपर में देगा, तो आप जरूर तैयार कर लीजिए। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह भी आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा प्रश्न है, सी नंबर का है। देखिए इसको सिद्ध करना रहेगा तो पहले आपको क्या करना है, कड़ी 2 को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे मान लीजिएगा, माना कड़ी 2 अपरिमेय सिद्ध करना है। तो यहाँ पे क्या मानेंगे आप, यहाँ पे मानिएगा कड़ी 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, कड़ी 2 एक परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। जो सिद्ध करना रहता है उसका उल्टा माना जाता है, ठीक है। इतना मान लेंगे। अब यहाँ करेंगे, इसलिए जब ये कड़ी 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखिएगा कि कड़ी 2 बराबर क्या हो जाएगा, a अपान b होगा। और यहाँ पे कोष्टक में लिख दीजिएगा जहाँ a कामा b क्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, इस तरह लिख लेंगे। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग कर लीजिए दोनों पक्षों का। तो देखिए कड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा और a अपान b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कड़ी 2 का करेंगे तो ये स्क्वायर कड़ी को हटा देगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब तिरिया गुणा कर लीजिए। जब तिरिया गुणा करेंगे तो b का इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपको मिलेगा, ठीक है। इतना जब मिलेगा तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखिएगा अतः जो 2 होगा a स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्या लिखना है, विभाजित
करेगा करेगा ठीक है। जब ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, देखिए इसको विभाजित कर लिखेंगे, दो जो होगा ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा ठीक है। इतना लिख सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद यहाँ पर लिखिएगा पुनः माना। अब क्या मानेंगे, ए बराबर 2c मानिएगा, ए बराबर क्या मानना है आपको, 2c मानना है। और जब 2c मानेंगे तो यहाँ पे मान रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 2b² बराबर ए स्क्वायर है ना, तो ए की जगह कितना रखेंगे, इसके जगह पे तो दूसरी रखेंगे, दूसरी का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b² बराबर, इसको नीला ब्लैक लिख सकते हैं, 2 दूना का 4c² हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 का पक्षांतर कर लीजिए तो b² बराबर क्या हो जाएगा, 4c² बटा के 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए b² बराबर क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार में तो 2c² हो जाएगा। आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा। जैसे ही मिलेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कि लिखेंगे अतः कि 2 जो होगा b² को विभाजित करेगा, इस तरह लिखेंगे। फिर लिखेंगे 2 कामा b, जब b² को करेगा तो b को भी विभाजित करेगा, इतना लिख लीजिएगा ठीक है। अब लिखिएगा अतः, बस इसमें लिखना है थोड़ा सा ना, अतः 2 कामा ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ का है गुणनखंड है, परंतु यह विरोधाभास है। क्या है, विरोधा जो माने है ना, विरोधाभास है। इसलिए कि देखिए सअभाज्य का मतलब होता है कुछ उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे माने ना सअभाज्य का मतलब होता है कोई उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका आ रहा है ना, इसीलिए इसका क्या है, विरोधाभास है। लिखेंगे अतः, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, लिखिएगा अतः a कामा b सअभाज्य संख्या है, संख्या है। तो लिख सकते हैं अतः, ब्लैक पेन से लिखिए, जब सअभाज्य संख्या है तो यहाँ पे क्या लिखें, अतः कर्णी दू क्या है आपका, एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात लिखेंगे एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए कर्णी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह लिख सकते हैं। इसमें चाहे तो आप कई स्टेप कम भी कर सकते हैं, बस हम आपको विस्तार से बता दिए हैं। देखिए जब ये आपको बता दिए ना, तो अब यहाँ पे देखिए इसमें अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कर्णी दू का जैसे सिद्ध करके बताएं, इसी तरह आपको कर्णी 3 दे दे पेपर में, चाहे कर्णी में 5 दे दे, चाहे कर्णी में 7 दे दे, कोई भी संख्या आपको देता है, चाहे इस प्रकार से दे, कर्णी में 3, 5 कर्णी में 3, इस प्रकार से कोई भी अंक दे, जैसे लिख के बताएं इसी तरह आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। समझ में आ गया ना, तो कोई भी दे, जैसे ये स्टेप बताएं, इसी स्टेप में कोई भी सवाल देगा तो आप इस तरह इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया ना। अब चलिए अगला सवाल देखिए, आपके सामने अगला नंबर का क्या है। देखिए अगला सवाल कि निम्नलिखित सारणी का माध्यिका आपको बताना है कि इसका माध्यिका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है वर्ग अंतर और बारंबारता। इस प्रकार के सवाल को आप कैसे लगाएंगे, तो ये है आपका डी वाला। कौन सा प्रश्न है आपका, डी है। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखिएगा वर्ग अंतराल, यहाँ पे लिखना है वर्ग अंतराल। फिर इसके बाद क्या है आपका बारंबारता है, तो बारंबारता लिखिएगा। ठीक, इतना पर लिखिए, फिर इसके बाद बताते हैं आपको क्या करना है। देखिए कितना है 0 से, चलिए इसको इस पेन से लिखिए
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 और 40 से 50, 50 से 60, 50 से 60 है। फिर इसके बाद बारंबारता में देखिए 7 है, 8 है, 5 है, 20 है, 13 है और 7 है। इस प्रकार खुद सुंदर, जितना सुंदर बना के लिखेंगे कापी पर ना उतने नंबर आपको अधिक मिलेगा। ठीक है। अब देखिए जब इसमें माध्यिका ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है तो एक स्टेप आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। वह स्टेप क्या है? संचयी बारंबारता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता देखिए अब कैसे संचयी बारंबारता ज्ञात, इसको यहाँ पे उतारा जाता है, इसको बार बार देखते रहिए। सिर्फ आपको बता रहे बार बार देखते रहेंगे ना तो आप पेपर में हल कर लेंगे। देखिए 7 है तो 7 लिखेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ा जाता है 8 7 15 हो जाएगा। फिर इसको इसमें जोड़ लीजिएगा, 15 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 में 20 जोड़िएगा 40 हो जाएगा। 40 में 13 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 3 और 4 एक 5 हो जाएगा। फिर इसको इसमें जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे यन का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ऐसे खींचना रहेगा, जैसे खींचना होगा खींच लीजिएगा। यहाँ पे यन का मान ज्ञात करेंगे। यन का मतलब होता है कि बारंबारताओं का योग किया जाता है। बारंबारताओं का योग मतलब इन सबको जोड़ा जाता है। इन सबको जोड़ने का मतलब यहाँ पे जो मान आता है वही मान यहाँ पे आता है, यानी 60 हो गया। अब देखिए अगला स्टेप में क्या किया जाता है, आपको ये याद होना चाहिए कि इसका n/2 पहले ज्ञात करते हैं, यानी 60/2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब 30 से बड़ी संख्या इसमें संचयी बारंबारता में देखिएगा, 30 से बड़ी संख्या कौन है? 30 से बड़ी संख्या ये है। आप इसको चाहे तो घेर सकते हैं और नहीं भी घेरेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद पहले माध्यिका का फार्मूला आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद सवाल लगाइएगा। देखिए फिर आपको इसका मतलब भी समझ में आएगा। देखिए माध्यिका का फार्मूला होता है L1 + L2 - L1 स्मॉल एफ कोष्ट में कैपिटल स्मॉल एन बटा के, चाहे कैपिटल एन बटा के 2 लिखिएगा चाहे स्मॉल एन बटा के, देखिए ये एन है ना, एन बटा के 2 माइनस कैपिटल एफ। अब इसका मतलब जो यहाँ पे आप ये घेरे हैं इसमें आपको इन सब का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहला मान होता है L1 का होता है, ये L2 का होता है, ये स्मॉल एफ का होता है और कैपिटल एफ का मान जो होता है इसके पहले वाला मान होता है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे मान लिख देते हैं। चलिए आपको समझा दिए तो यहाँ पे मान डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए L1 का मान कितना है? 30 है। L2 का मान कितना है? 40 - 30 है। अपान में स्मॉल है। देखिए L1 की जगह पे ये लिखे हैं, L2 की जगह पे ये लिखे हैं और स्मॉल एफ की जगह पे ये लिखेंगे और कैपिटल एफ की जगह पे ये लिखेंगे और n/2 की जगह पे ये लिखेंगे। समझ में आ गया ना? तो स्मॉल एफ की जगह पे कितना हो जाएगा? 20। n का मान कितना है? 60 और 60/2 माइनस कैपिटल एफ का मान कितना है? 20 है। अब इसी को केवल हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना है आपका? 30 है, घटाएंगे 10 के कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का बना सकते हैं, 2 का भाग देंगे 30 और माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 30 + 10/20 गुणे घटाएंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 30 में से घटा लीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 2 2 5 10 हो जाएगा। यहाँ है आपका 30 और ये है आपका 5, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 35 और यही 35 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको सवाल लगाना रहेगा। इसी प्रकार से आपको ना बहुत सारे सवाल बताएंगे। अभी ये देखते भी रहेंगे बार बार वीडियो को ना तो आपको फार्मूला पहले नंबर याद हो जाएगा, सवाल लगाने का तरीका भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। देखिए आपका अगला नंबर का जो सवाल है, द्विघात समीकरण 9x² + 9x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका मूल ज्ञात करने का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ई वाला है तो यहाँ पे लिखिए 4x² + 9x और +5 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको हल करना है तो कैसे, इसका गुणनखंड करके x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका गुणा कहाँ पे करते हैं, यहाँ पूरा सीखिए आप। इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो 4 का गुणा 5 में करेंगे, 5 चौक को 20 हो जाएगा। इसको 2 ऐसे बराबर भागों में तोड़ना है कि जिसका गुणा करें तो 20 है और जोड़ने घटाने पर 9 आना चाहिए। तो कितना लेंगे? 5 और 4 ले लीजिए। देखिए 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा और 5 के 4 में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए। देखिए 4x² + 9 की जगह क्या लिख सकते हैं? 5 + 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, +5 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसको कितना लिखेंगे? 4x² + 5 के x में करेंगे तो 5x हो जाएगा, +4 के x में करेंगे तो 4x हो जाएगा और +5 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का ऐसे जोड़ा बना के कॉमन ले लीजिएगा। तो इसमें से देखें तो क्या कॉमन है? सिर्फ x कॉमन है तो यहाँ कितना बचेगा?
4x बचेगा, इसलिए 2 को x से तो 1 को x बाहर निकल जाएगा प्लस, यहाँ से x बाहर निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा प्लस। यहाँ से देखिए दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो कितना कॉमन लेंगे 1, जहाँ पर कुछ नहीं कॉमन होता है तो वहाँ पे 1 कॉमन होता है, तो 4x प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4x प्लस 5 यहाँ भी है, 4x प्लस 5 यहाँ पे है, तो इसको एक बार लिखना रहेगा तो 4x प्लस 5 एक बार लिख लीजिएगा। तो देखिए जब एक क्वेश्चन एक बार लिखेंगे तो यहाँ से आपका x बच जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका गुणनखंड, लेकिन आपको मूल ज्ञात करना है अर्थात x का मान ज्ञात करना है। तो इसको पहले 0 के बराबर दिखाएंगे, तो 4x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, तो 95 करके x का देखिए 4x लिखेंगे, 5 को इधर कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा -5 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा -5 और बटा में 4 हो जाएगा। तो एक x का मान तो ये पता चला कि एक x का मान ये हुआ आपका। ठीक, अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 को 95 करें इधर आके -1 हो जाएगा, तो एक x का मान ये हो जाएगा। अब देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आंसर लिखिएगा आप पहले। देखिए आंसर कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे लिखिएगा मूल बराबर x बराबर कितना आया है -5 बटा के 4 आया है 1, फिर x का मान कितना आया है -1 आया है, यानी मूल क्या हो जाएगा -5 बटा के 4 और -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आंसर लिखिएगा। आप पूरे सवालों को एक बार देख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रश्न को बहुत सिंपल तरीका होता है, बस आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका यह फोला है, देखिए 1 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा व्यास कितना दिया है आपका, व्यास दिया है 1 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ त्रिज्या बराबर होता है, त्रिज्या को r से दिखाया जाता है, r बराबर होता है व्यास का आधा, व्यास का क्या होता है आधा होता है, तो व्यास 1 है तो बटा में कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा 1 बटा के 2 सेंटीमीटर। देखिए ये लंबाई दिया है, यानी छड़ की लंबाई दिया है ना, तो देखिए छड़ की लंबाई देखिए लंबाई कहिएगा चाहे ऊंचाई कहिएगा, तो h बराबर कितना आपका दिया है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखिएगा 8 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो तांबे की छड़ का आयतन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आयतन क्या हो जाएगा, छड़ का आयतन क्या होगा, छड़ का आयतन। देखिए आपको एक चीज़ बता दें कि जैसे छड़ होता है तो ऐसे छड़ होता है, आप देखे भी होंगे ये बेलन के आकार का होता है। किस आकार का होता है, बेलन के आकार का छड़ होता है। तो देखिए यहाँ पे बेलन का आयतन का फार्मूला लगाएंगे आप, तो क्या होता है πr²h, ये फार्मूला होता है बेलन के आयतन का, तो वही फार्मूला हो जाएगा छड़ के आयतन का फार्मूला। अब यहाँ मान रख के हल कर लीजिए। ठीक है, देखिए पाई को तो इसी तरह रहने दीजिएगा, आर का मान कितना दिया है तो 1/2 दिया है, तो 1/2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, गुणे एच का मान कितना दिया 8 दिया है। अब इसी को हल कीजिए। देखिए पाई गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर 2 दूना के 4 गुणे 8। देखिए यहाँ पाई का मान इसलिए हम नहीं रख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो जैसे पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन 7 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है, इसलिए पाई का मान यहाँ नहीं रख रहे हैं। हम पाई के रूप में ही आंसर बता देंगे, 4 के 4 4 दूना के 8। देखिए 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 का पाई में करेंगे 2 पाई सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आयतन निकाला जाता है तो इसका मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर पे 3 घात, और इसको लिखना मत भूलिएगा, सेंटीमीटर पे 3 घात। आयतन को लिखा जाता है सेंटीमीटर पे 3 घात और क्षेत्रफल को लिखा जाता है सेंटीमीटर पे स्क्वायर। तो देखिए ये प्रश्न था आपका, 2 नंबर का प्रश्न था। तो ऐसे आप लगाएंगे, समझ में आ गया ना। तो जितने सवाल बताने एकदम इसी तरह डिटेल में बताने वाले हैं, 1 सेकंड के लिए भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आप देखते रहेंगे तो आपको कम से कम फार्मूला याद हो जाएगा और कैसे सवालों को लगा रहे हैं ये भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए आपका दूसरा नंबर का सवाल है, कह रहा है इसमें कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो देखिए इसमें 5 खंड का मतलब हुआ कि ABCDEF 6 प्रश्न देता है, 6 में से 5 प्रश्न ही करना रहता है और प्रत्येक प्रश्न रहता है ये 4 नंबर का। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए आपके सामने पहला दूसरा का कौन सा है, दूसरा का पहला है आपका। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, एकदम सिंपल तरीका से आपको समझाएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए यम पदों का योग दिया है, तो यहाँ पे देखिए कि यम पदों का योग दिया है, तो इसको कैसे दिखाते हैं, यस यम दिखाते हैं। यस यम बराबर क्या होता है, यम बटा के 2 कोष्ठ में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे यम है तो यहाँ पे यम रहेगा। ठीक है, यम रहेगा।
अब यहाँ पे देखिए यस यम, मतलब यम पदों का योग कितना दिया यन, तो यहाँ पे यन रखिएगा और इसी को हल कीजिए। देखिए यम बटा के 2 कोष्ट में 2a प्लस यम माइनस 1, ये यम माइनस 1 है इंटू डी है। देखिए 2 का इधर पच्छान रख ले, सिर्फ 2 का इधर दिया गुणा करेंगे 2n हो जाएगा, यम का अंदर गुणा करेंगे 2a यम हो जाएगा, और यम का यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा यम कोष्ट में यम माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये चलिए समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। इसी प्रकार से देखिए यन पदों का योग, तो यहाँ पे क्या लेंगे यस यन लेंगे। चलिए इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे तब समझ में आएगा, थोड़ा अलग रहे। यस यन यन पदों का योग यस यन बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा यन बटा के 2 होगा कोष्ट में 2a प्लस, अब देखिए यहाँ पे यन है तो यहाँ पे यन माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। अब यहाँ पे यस यन यानी यन पदों का योग कितना दिया है सवाल में, यम दिया है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे यम लिखेंगे आप। यहाँ पे कितना यन बटा के 2 होगा, यहाँ पे 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 2 का तिरिया गुणा कर लीजिए, 2 का यम में करेंगे कितना हो जाएगा 2m होगा बराबर यन, और यन का इसमें कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2 का इधर गुणा करें और यन का इस समय अंदर, तो 2an हो जाएगा 2an प्लस यन का इसमें करेंगे तो यन कोष्ट में यन माइनस 1 इंटू डी। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दीजिए। ठीक, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे घटाएंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। चलिए घटाते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2n में से 2m घटेगा तो 2n माइनस 2m, इस तरह घटाएंगे, यानी इसमें से इसको घटाएंगे बराबर, अब क्या हो जाएगा इसमें से इसको घटाना है तो 2am पहले लिखिए प्लस m कोष्ट में m माइनस 1 इंटू डी, इसमें से किसको घटाना इसको घटाना है तो माइनस, देखिए 2an हो जाएगा 2an हो जाएगा। देखिए माइनस के बाद यदि प्लस आता है तो चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, n कोष्ट में n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इन दोनों में, देखिए कितना कॉमन है आपका, तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन पहले लीजिए, 2 कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस m हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए इसको और इसको एक जगह रखिए, 2am को और इसको दोनों को क्या करेंगे एक जगह पर रखिए। तो चलिए रखते हैं, तो देखिए 2am माइनस 2an हो जाएगा इतना, और इसको देखिए क्या करना है आपको, और इसको एक जगह लिखिए प्लस m कोष्ट में m माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसको और इसको एक जगह कर लिए, इसको और इसको एक जगह करेंगे तो माइनस करके n कोष्ट में n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन 2 रहने दीजिए, इसी तरह n माइनस m तो रहने दीजिए आपस में। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या कॉमन है, यहाँ पे 2a कॉमन है, कितना कॉमन है 2a, तो यहाँ पे 2a कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका m माइनस n हो जाएगा, और प्लस यहाँ देखिए d कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है आपका d, तो यहाँ से आप d कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m कोष्ट में m माइनस 1, और ये माइनस कितना है माइनस n कोष्ट में n माइनस 1, और ये बड़ा कोष्टक बंद, और यहाँ पर डी है, देखिए कोष्टक के बाहर डी है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। इतना हो गया आपका। देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखिए 2n माइनस m कोष्ट में 2a प्लस m माइनस n प्लस, यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे गुणा कर लीजिए, m का m में करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस m का 1 में करेंगे तो m हो जाएगा, माइनस n के n में करेंगे n स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, और n के 1 में करेंगे तो n हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे d आपका है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 कोष्ट में n माइनस m, यहाँ पे देखिए 2a कोष्ट में m माइनस n प्लस, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है आपका m स्क्वायर, n स्क्वायर के एक जगह करिए, देखिए m स्क्वायर और माइनस क्या है n स्क्वायर है। ठीक, यहाँ माइनस m है तो माइनस m, और प्लस क्या है आपका n है तो n कर लीजिए, और कोष्टक बंद करके d कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले पेज पर इसको करते हैं। यहाँ पे देखिए अब ये आपको क्या करना है, अभी देखते रहिए सिर्फ। ठीक है, देखिए इसके बाद यहाँ पे इसको उतारते हैं, 2 कोष्ट में n माइनस m, यहाँ पे देखिए 2 कोष्ट में m माइनस n प्लस, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में, तो इसको विस्तार कर लीजिए। देखिए क्या करेंगे m प्लस n एक कोष्टक में होगा, यहाँ पे थोड़ा सही से लिखते हैं, m प्लस n होगा एक कोष्टक में, एक कोष्टक में क्या होगा m माइनस n हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस, इसी तरह इस रूप में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये m
माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। और ये कोष्टक बंद हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हल करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, टू कोष्ट में एन माइनस एम बराबर, यहाँ पे देखिए ए है ना, यहाँ पे देखिए ए है तो यहाँ पे ए रहेगा, तो यहाँ पे 2a कोष्ट में m माइनस एन प्लस, अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, m माइनस एन एम माइनस एन दोनों में है, तो m माइनस एन क्या है यहाँ पे आपका कॉमन है, m माइनस एन कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा क्या आपका, यहाँ से सिर्फ बचेगा कि m प्लस एन बचेगा और -1 बचेगा, और यहाँ से सिर्फ क्या बच जाएगा आपका d बच जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 2 कोष्ट में n माइनस एम, यहाँ पे देखिए m माइनस एम और m माइनस एन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे m माइनस एन कॉमन लेंगे, तो बड़ा कोष्टक में इसको कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2a बचेगा, देखिए m माइनस एन बाहर निकल गया तो 2a बचेगा, प्लस यहाँ से देखिए बाहर निकल गया तो ये बचेगा, तो इसको कुछ छोटा कोष्टक में लिखिएगा m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब बड़ा कोष्टक बंद कर लीजिए, इतना हो गया। अब देखिए इसको पक्षांतर कर लीजिए, जब पक्षांतर करेंगे 2 कोष्ट में n माइनस एम हो जाएगा, ये बटा में कितना हो जाएगा m माइनस एन हो जाएगा, और बराबर ये कितना हो जाएगा 2a प्लस m माइनस एन, सॉरी प्लस करके है ना, देखिए 2a प्लस m प्लस 1, और यहाँ पे क्या है आपका -1 कर लीजिए, -1 है, कोष्टक बंद डी और ये बड़ा कोष्टक बंद। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये देखिए बराबर तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन ले लीजिए 2 कोष्ट में, तो जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो जो बाद में रहता है उसको पहले लिखा जाता है और इसको बाद में लिख देंगे, और अपान एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बड़ा कोष्टक बंद। ये देखिए यहाँ पे देखिए n है ना, तो यहाँ पे n बनाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों बराबर है अंश में, तो ये मान इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा -2 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक। देखिए कहने का मतलब ये होगा 2a प्लस m प्लस 1 n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना होता है -2 होता है। अब चलिए देखिए सवाल पे आ जाइए, सवाल पे आइए, आपसे पूछ क्या रहा है कि m प्लस n पदों का योगफल पूछ रहा है, तो चलिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ से m प्लस n पदों का योगफल बराबर क्या फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला जगह कि देखिए s m प्लस n, तो इसका फार्मूला बनेगा आपका जाके देखिए m प्लस एन बटा के 2 हो जाएगा, कोष्टक बंद, 2a हो गया प्लस फिर n माइनस एन होता है, m की जगह क्या है m प्लस एन होता है, m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये होता है। अब बस यही मान आपको उठा कर रख के बस हल कर देना है। देखो m प्लस यह ना तो रहने दीजिए, अपान में 2 रहने दीजिए, यहाँ पे देखिए 2a सॉरी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, देखिए एक लाइन में सवाल अब लग जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। देखिए m प्लस एन बटा के 2 गुणा, ठीक है। अब देखिए इस पूरे का मान क्या 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -2 आया है, तो यहाँ पे बस -2 रखना था, इस पूरे की जगह क्या रखना है -2, 2 से 2 आपका कट जाएगा, आपको बचेगा क्या, देखिए माइनस बच रहा तो माइनस कोष्ट में m प्लस एन हो जाएगा। ये किसका मान आया है, यस m प्लस एन का मान आया है। तो देखिए इस प्रकार से आपको लगाना, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह लगाएंगे तब जाके आपको नंबर मिलेगा, कितना नंबर मिलेगा 4 नंबर। तो देखिए ये आपका पूरा संपूर्ण हल था, एक हल मिलाना चाहते हैं तो आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका संपूर्ण हल था, इस प्रकार से मिला लीजिएगा। देखिए पहले ये हल किए हैं, यहाँ से देखिए पहले ये हल किया गया है पूरा, फिर इसके बाद यहाँ स्टेप, इतने स्टेप में आपको लगाना पड़ेगा तब जाके आपको इसका आंसर मिलेगा। समझ में आ गया ना। अब देखिए इसके आगे आपको इसीलिए एक बहुत बड़ा सवाल देता है, कुछ छोटे सवाल देते हैं जो आपको समझ में उसको कीजिएगा, अन्यथा छोड़ सकते हैं। तो 6 सवाल देता है, 5 ही सवाल करना रहता है। समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरा के यहाँ पे बी करते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का सवाल है बी वाला। अब देखिए ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का आता है ना। आप देख सकते हैं कि ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में कितने नंबर का आता है। अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे देखिए आपको बताते हैं, अब ध्यान रखिएगा। देखिए कार्य सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोणों का संपूरक होता है। तो देखिए क्या करना है आपको, पहले एक वृत्त बनाना। आप अच्छे से वृत्त बनाइएगा, ये वृत्त हो जाएगा। इसके बाहर एक बिंदु लीजिएगा, यहाँ से स्पर्श रेखा इस प्रकार से आपको खींचना है। ये स्पर्श रेखा खींच लीजिएगा।
हो गया आपका स्पर्श रेखा। ये इसका क्या हो जाएगा, एक केंद्र होगा। केंद्र पर देखिए इसको ये स्पर्श यहाँ पे मिलाइएगा और यहाँ पे मिला लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक कोण होता है। पहले सवाल को एक बार ध्यान से पढ़िए। कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु P ले लेते हैं और A ले लेते हैं, यहाँ पे B ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं कि O है। तो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यह है। बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, ये जो आंतरिक कोण होता है, आंतरिक कोणों का संपूरक होता है। आपको ये बताना है। आप देखिए इस प्रकार से खींच लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो सवाल कह रहा है कि रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। इसका मतलब हुआ कि कोण P और कोण AOR का B का जो यहाँ पे देखिए B है, इसका योग, यानी इसका योग और इसका योग संपूरक का मतलब होता है 180 अंश आपको सिद्ध करना है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। पहले नंबर पे यहाँ पे लिखिएगा दिया है। पहले नंबर तो यही लिखना रहता है कि दिया है। आपको दिया क्या है इसमें, देखिए दिया हमें लिखेंगे कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, इतना लिखेंगे। फिर बाह्य बिंदु P से वृत्त के बिंदु, देखिए वृत्त के बिंदु A, B पर PA तथा PB स्पर्श रेखा खींचा। ये होता है स्पर्श रेखा खींचा, ठीक है। देखिए क्या किए हैं, PA और PB क्या किया गया है, स्पर्श रेखा खींचा गया है। जब यह स्पर्श रेखा होता है तो आपको एक प्रमेय पता है कि जब केंद्र से ये आप त्रिज्या को यहाँ पर स्पर्श बिंदु पर मिलाते हैं तो यहाँ पे जो कोण बनता है, कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। और ये कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक 90 अंश का हो जाएगा। क्योंकि स्पर्श रेखा पर ये बना, मतलब जो स्पर्श रेखा पर जब त्रिज्या को मिलाया जाता है तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। अब देखिए आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, तो हम सिंपल तरीका से बताएंगे, ठीक है। सिद्ध करना है आपको कि देखिए कोण P प्लस कोण AOB, यानी कि इसका और इसका योग 180 अंश के बराबर सिद्ध करना। संपूरक का मतलब यही होता ही है। जैसे ही दोनों कोण को सिद्ध करेंगे 180 अंश, इसका मतलब ये क्या हो जाता है, इसी को बोला जाता है संपूरक कोण। इसको क्या बोलेंगे, संपूरक कोण। इसी को संपूरक कोण बोला जाता है। अब देखिए हल कैसे करेंगे, एकदम सिंपल सा हल रहेगा इसका, बहुत ज़्यादा तामझाम में नहीं बताएंगे आपको। आपको करना क्या है कि देखिए यहाँ पे बस आप लिखिएगा कि OAPB एक चतुर्भुज है, यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज होता है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि OAPB एक चतुर्भुज है। अब जब ये चतुर्भुज है तो आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360। तो यहाँ लिखिएगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। इतना लिख लेंगे। अब 4 कोण कौन कौन सा नाम लिख लीजिए। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो कोण P लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे कोण P प्लस कोण A प्लस कोण AOB प्लस कोण B बराबर 360 अंश, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर लिख लेंगे ना इस तरह, कोण P कोण A कोण AOB प्लस कोण P, इस तरह आपको लिखना है, ठीक। अब मान रख लीजिए। देखिए कोण P प्लस कोण A का मान कितना दिया है, 90 प्लस कोण AOB हो जाएगा। और कोण B का भाई मान कितना दिया है, यहाँ पे देखिए 90 अंश है ना। कोण B का भी मान 90 अंश है, तो यहाँ पर रख लीजिए 90 अंश बराबर 360। तो कोण यहाँ पे देखिए कोण P और इसको कोण AOB प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ये हो जाएगा 360 अंश। तो कोण A प्लस कोण AOB 180 अंश को 55 कर लीजिए, 360 माइनस 180। अब घटा देंगे कितना हो जाएगा, कोण A प्लस कोण AOB
कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 180 अंश हो जाएगा। और यही क्या करना था, आपको प्रूव करना था। समझ में आ गया ना। तो इस तरह आप कीजिएगा। वैसे तो दूसरे तरीका से लगाएंगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, आपको ऐसे करना है। तो जैसे आपको समझाए हैं इस तरह इसको कर दीजिएगा, आपको इस पर 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला नंबर सी नंबर का सवाल आपका क्या है। ये भी सवाल आपके आने वाले हैं, इस तरह के सवाल आपके सवाल में आएगा। देखिए ये 4 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है सी वाला, पहले सी देखिए। कह रहा है बिंदु -4, बिंदु ए जो दिया है -6, 10 और बी जो दिया है 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो देखिए पहले इस तरह रेखा खींचिएगा समझने के लिए। यहाँ पे ए नाम दीजिएगा और यहाँ पे बी नाम दे दीजिएगा। इसके कई बिंदु को कोई एक बिंदु पी ले लीजिएगा। चलिए आप कोई बिंदु पी ले लेते हैं। ठीक है, इसका निर्देशांक कितना लिखेंगे, -4 ये दिया है -6। देखिए ए का निर्देशांक दिया है तो -6, 10 है। और बी का कितना दिया है 3, -8 है। और यहाँ पे आप क्या मानेंगे, यहाँ पे ले लीजिएगा या आप क्या ले लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे बिंदु का दिया है कि -4, 6। और जो ये रेखा, इस रेखा को मान लीजिएगा कि यम1 अनुपात यानी यम1 में और यम2 में अनुपात में विभाजित कर रहा है। देखिए इसको मान लीजिए कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये x, y है। ठीक, इस प्रकार से तो यहाँ पे मान सकते हैं, इसलिए कि मान लीजिएगा। माना अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा यम1 अनुपात यम2। अब देखिए अंतःविभाजन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं। अंतःविभाजन, अंतःविभाजन क्या फार्मूला होता है इसका। देखिए x, y बराबर फार्मूला होता है यम1 के साथ x2 आता है प्लस m2 के साथ x1 आता है और बटा में। ठीक, यम1 प्लस m2 होता है। इसी तरह कामा करके y का मान क्या होता है, यम1 के साथ y2 होता है प्लस m2 के साथ y1 होता है, फिर दोनों का योग होता है, यम1 प्लस m2 होता है। अब कोष्टक यहाँ पे बंद कर लेंगे और यहाँ पे मान रख लीजिए। देखिए x, y का मान दिया है -4, चलिए यहाँ पे -4, 6 कर लेते हैं। -4, 6, ये देखिए -4 है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मान रखते हैं। चलिए यहाँ पे यम1 की जगह पे यम1 रहेगा, गुणे x2 का मान कितना है 3, तो 3 रखेंगे प्लस m2 का मान कितना है तो m2 का मान m2 रखिएगा, इसलिए कि ज्ञात करना है। x1 का मान कितना है -6 तो -6 करें और दोनों बटा में योग, तो यम1 प्लस m2 योग रहेगा। कामा यम1 का जगह पे क्या करेंगे, यम1 का जगह पे यम1 रहेगा। y2 का मान कितना है -8 तो -8 रखिएगा प्लस m2 के जगह पे m2 और गुणे y1 के जगह पे क्या रखेंगे 10 है तो 10 रख लीजिए और पूरा का बटा में क्या हो जाएगा यम1 प्लस m2 हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए -4, 6 है। यहाँ पे देखिए 3 का करेंगे तो 3m1 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो -6m2 हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे m1 और प्लस m2 हो जाएगा। कामा इसे इसका गुणा करेंगे तो -8m1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा +10m2 हो जाएगा और बटा में m1 प्लस m2। अब देखिए आपको क्या करना है कि इसमें x से x का मान और y से y का मान तुलना कर लीजिएगा। देखिए इधर वाला मान x होता है तो इधर वाला मान y होता है, तो इसी प्रकार ये पूरा x का मान है और पूरा ये जितना लिख रहे हैं ना पूरा y का मान है, तो इधर x से x की तुलना कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, क्या लिखेंगे तुलना करने पर, या लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर, इस तरह कर सकते हैं। चलिए जब तुलना करेंगे तो -4 x से x वाला कर लेते हैं, तो x का मान यहाँ -4 है तो x का मान यहाँ पर कितना है 3m1 माइनस 6m2 बटा में m1 प्लस m2, इस तरह कर लेंगे। चलिए अब इसको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, देखिए इसका 4 का गुणा करना है तो देखिए 4 का m1 में करेंगे तो -4m1 हो जाएगा। 4 का इसमें करेंगे तो देखिए माइनस का प्लस में गुणा करेंगे -4 का m2 में करेंगे तो 4m2 हो जाएगा बराबर 3m1 माइनस 6m2। तो m1 को एक साइड और m2 को एक साइड कर लीजिए। देखिए -4m1 है, ये उठा के इधर लेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 3m1 हो जाएगा बराबर -6m2 है, ये उठ के इधर आ जाएगा +4m2 हो जाएगा। देखिए इसको जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 7m1 हो जाएगा। देखिए m1 है 4 3 7, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2m2 हो जाएगा।
देखिए माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। तो देखिए M1 बटा के M2 ज्ञात करना है, तो M1 यहाँ पर रहने दीजिए, M2 की इधर लाइए तो बटा में M2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 रहने दीजिए, 7 को इधर करिए बटा में 7 हो जाएगा, और यही अनुपात के रूप में रहेगा आपका। ये हुआ आपका, ये 7 है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 बटा के 7 अनुपात में लिखना रहेगा आंसर में। तो M1 अनुपात M2 बराबर कितना, 2 अनुपात 7, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आपकी इच्छा करें तो आप y से y का भी तुलना करेंगे तो आपका इतना ही आंसर आएगा। तो इस सवाल को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इस टाइप के सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो फार्मूला भी आप याद रखिएगा, इस तरह के सवालों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। समझ में आ गया ना। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, ये बहुलक से संबंधित है। ये भी सवाल सिंपल पड़ता है, आप पूरा बता देते हैं, जब पूरा सवाल बता रहे हैं तो ये भी सवाल बता देंगे। निम्नलिखित बारंबारता सारणी में बहुलक ज्ञात करना है, ये भी आपके 4 नंबर का रहेगा। तो देखिए कैसे इस सवाल को हल करेंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए, पहले इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं डी वाला। देखिए कैसे बहुलक, पूरे जितने भी पेपर है सिर्फ पेपरों को हल कर लीजिए, जितना बता रहे हैं ना आप इन पेपरों को हल कीजिए, आप 100% पेपर में अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखिए आप क्या है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, अंतराल, फिर क्या लिखना है आपको, बारंबारता लिखना है, बारंबारता। ठीक, पहले इतना लिखिए फिर उसके बाद बताएंगे क्या करना है। देखिए वर्ग अंतराल लिखिए, 0 से लेके कितना है, 0 से 20 है, फिर 20 से 40 है, 40 से कितना है आपका 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है, 100 से 120 है, 120 से 140 तक है, तो 120 से 140 तक है। ठीक है, ये हो गया आपका इतना मान। अब बारंबारता लिख लेते हैं। देखिए कितना है, 6 8 10 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 6 है, 5 है, 3 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबको लिख लिए हैं। अब देखिए इसमें क्या करना रहता है, आपको जो चीज़ बताएंगे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक, देखिए इसमें बारंबारता में देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12 है ना, इसी को घेरिएगा ऐसे करके, घेर लिया आप। अब देखिए यहाँ पे ये वाला मान होता है यल का मान, ठीक है, ये पहले वाला मान यल का मान होता है, और यहाँ पे देखिए ये होता है आपका स्मॉल एफ का मान, इसके पहले वाला मान होता है क्या आपका F0, क्या होता है F0 होता है, और इसके बाद वाला मान क्या होता है F2 होता है। यानी देखिए कुल मिला कहने का मतलब ये है कि F1 का मान ये होता है, F0 का मान ये होता है, F2 का मान ये होता है। इस चीज़ समझ में आ गया आपको। अब देखिए जब ये चीज़ समझ में आ गया तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखिएगा L1 बराबर कितना है 60 है, F1 का मान कितना है आपका 12 है, F0 का मान कितना है 10 है, F2 का मान कितना है 6 है। ठीक, इतना मान लिख लीजिए। अब देखिए बहुलक बराबर फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुलक बराबर स्मॉल एल प्लस F1 माइनस, देखिए F1 माइनस F0 होता है, अपान में क्या होता है 2F1 होता है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यहाँ पे F0 पढ़िएगा या F0 पढ़िएगा, ठीक है, और कोष्टक बना लीजिएगा इस तरह, और गुणे करके H लिख लीजिए, ये फार्मूला होता है। जब ये फार्मूला लिख लिए तो यहाँ पे मान रख लीजिए। देखिए जो जहाँ पे रख लीजिए, स्मॉल एल का मान कितना है 60 है तो 60 रखिए, प्लस F1 का मान कितना है 12 तो 12 रखिए, F0 का मान कितना है 10 है तो 10, मतलब जो जहाँ पे रखिए 12, F1 का मान 12 है तो 12 रख लीजिए, F0 का मान कितना है, F0 का मान 10 है तो 10 रखिए, माइनस F2 का मान कितना है 6 है तो 6 कर लीजिए। और देखिए एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गए आपको, यह चीज़ ज्ञात करना रहता है ना, तो यह चीज़ जो होता है ना, जो घेरे रहते हैं, जो बड़ा वाला मान होता है उसे छोटा वाला मान घटा के लगाते हैं, तो 80 में से 60 घटा दीजिएगा, एच का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो यहाँ एच का मान रख लीजिए, गुणा में 20 रख लीजिए। अब इसी को केवल हल कर देंगे, आपको उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर 60 है तो 60 कीजिए, यहाँ पर देखिए घटाएँगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर 12 दूना के 24 हो जाएगा, माइनस इसको जोड़ेंगे, माइनस माइनस को जोड़ते हैं, चिन्ह माइनस का रखते हैं तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे 60 प्लस 2 बटा के, अब घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 24 में से 60 घटाएंगे तो आपका 8 बचेगा। ठीक, 24 में 16 घटाना है ना, 8 बचेगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब देखिए 2 एकम 2 2 चौको 8, 4 से घटाइए 4 5 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा
60 + 5 हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको हल कर लीजिएगा, जैसे हल किए इसी तरह, ये नहीं कि इसका इधर तिरिया गुणा करके हल करने लगेगा, पहले इसको हल कर लीजिएगा, चाहे दशमलव में चाहे जैसे भी है, इसको इधर हल किया जाता है, फिर इसके बाद लास्ट में इसको जोड़ा जाता है। 60 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो इसका आंसर बहुलक कितना हुआ? 65 हुआ। इसका आंसर यही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बताने का मतलब, ये फार्मूला आप बार बार देखेंगे ना पेपर, तो आपको फार्मूला कराते रहेंगे, तो आप फार्मूला याद हो जाएगा, तो आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने ई वाला प्रश्न है, अब 2 प्रश्न और बचा है, तो इसको भी आपको करा ही देते हैं। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण 3x² - 2 कड़ी में 6x + 2 = 0 के मूलों को ज्ञात करना है। तो अभी एक मूल निकालना बताए थे, इसको भी आपको बता देते हैं, ये भी आपका 4 नंबर का सवाल रहता है। कड़ी वाले जो गुणनखंड होते हैं, बहुत सारे छात्र इससे डरते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको बहुत सिंपल तरीका से सिखाएंगे। देखिए 3x² - 2 कड़ी में 6x + 2 = क्या है आपका? 0। इसका गुणनखंड करना, देखिए कैसे करेंगे। इसका यहाँ पे गुणा कीजिएगा, कितना आएगा आपका? 3 दूना के 6 हुआ। इसको ऐसे 2 बड़ा भाग में तोड़ना है कि जिसका गुणा करे तो 6 है, और जोड़ने घटाने पर 2 कड़ी में 6 आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे ले लीजिएगा, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे देखिए कड़ी में 6 लीजिएगा और कड़ी में 6 लीजिएगा। देखिए कड़ी 6 का गुणा करें 6 आ जाएगा, और कड़ी 6 में कड़ी 6 जोड़ेंगे तो 2 कड़ी में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 3x² माइनस यहाँ पे लिखेंगे कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 यक्स लिख लीजिएगा, प्लस 2 = 0 कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं कि 3x² माइनस कड़ी 6 का करेंगे तो कड़ी में 6 यक्स हो जाएगा, प्लस इसी तरह कड़ी में 6, और सॉरी दोस्तों देखिए माइनस है तो प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा ना। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कोष्टक में माइनस चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे यक्स हो जाएगा, प्लस 2 = 0 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेना है। ठीक, अब यहीं पे आपको बस दिमाग लगाना है कि कैसे कॉमन लें कि आपका सही हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा कड़ी 6 है, तो कड़ी 6 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? कड़ी में 3 गुणे कड़ी में, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जगह कम पड़ जा रहा है। देखिए कड़ी 6 को हम क्या लिख सकते हैं? कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जब इतना लिख सकते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से देखिए आप 3x कॉमन लीजिए, 3x कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कड़ी में 3x। देखिए यहाँ पे कड़ी में 3 है, कड़ी 3 का गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना? कड़ी में 2 बचेगा सिर्फ। ठीक है, एक बार गुणा करके देखिएगा आपका पहले जितना आ जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे कड़ी में 3 है, तो यहाँ से कितना कॉमन लेंगे? तो यहाँ से लेंगे कॉमन, कड़ी में 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना रखेंगे? कड़ी में 3 रखेंगे, और यहाँ पे यक्स है तो यक्स रखिएगा, प्लस देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंदर माइनस लिखिएगा। ठीक है, ये क्या रखेंगे? कड़ी में 2 रखेंगे, और बराबर क्या रखेंगे? 0। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन है आपका? तो कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे तब आपका कितना बचेगा? कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको यक्स का मान ज्ञात करना है, तो इसको 0 के बराबर दिखाएंगे, तो कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो कड़ी में 3x, तो कड़ी 2 को पक्षांतर करें, इधर आके कड़ी 2 हो जाएगा, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? कड़ी में 2 और बटा में कड़ी में 3 हो जाएगा। एक तो आंसर ये मिलेगा आपको, यक्स का मूल। फिर यहाँ पे देखिए आपका दिया है कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 = 0, तो कड़ी में 3x बराबर क्या हो जाएगा? कड़ी में 2, यहाँ पे यक्स बराबर क्या हो जाएगा? कड़ी में 2 बटा के कड़ी में 3, और यही क्या हो जाएगा? मूल हो जाएगा। तो इसके कितने मूल हुए? कड़ी में 2 बटा के 3, कड़ी में 2 बटा के कड़ी में 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको लगा लीजिएगा, समझ में आ गया ना? इस तरह लगाएंगे तो टोटल ये 4 नंबर का आपका प्रश्न रहता है, देख सकते हैं। तो आप इसको इस प्रकार से जरूर लगाइएगा। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है, यफ का है कि 867 तथा 255 का लसा ज्ञात कीजिए। देखिए लसा वसा तो निकालने आता है, अब लसा निकालना जानते होंगे। अब इतना 10 में आ गया है तो ऐसा नहीं है कि लसा निकालना नहीं जानते होंगे, तो इसका लसा निकाल लीजिएगा। 867 तथा 255 का मसा ज्ञात कीजिए, तो इसका मसा भी निकाल लीजिएगा। टोटल 2 नंबर का इस पे मिलेगा, 2 नंबर का इस पे मिलेगा। ये रहेगा आपका होमवर्क में। ठीक है, ये प्रश्न किस रूप में रहेगा? आपको होमवर्क में रहेगा। इन दोनों प्रश्नों को आप जरूर अपने से लगा लीजिए। फिर भी नहीं लग पाता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिएगा, इसको भी साथ में आपको बता देंगे। तो देखिए ये था आपका पार्ट 2। पार्ट 2 में आप सभी को प्रश्न नंबर 2 तक कराए हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अब इसके आगे जो होगा आपको पार्ट 3 लाएंगे। पार्ट 3 में इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन जो रहता है 6 नंबर का, वो सभी प्रश्न आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसके आगे अब लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का प्रश्न कराने वाले। अभी तक 2 नंबर का कराए हैं, और 4 नंबर का जो बोर्ड के एग्जाम में पूछता है वो सभी प्रश्न कराया गया है।
समझ में आ गया। तो इसका कुछ समय के बाद इसका तीसरा भाग आएगा, उस तीसरे भाग को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।